हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ टेस। और दोस्तों, आज यहाँ अनुभाग हम 5.5 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अनुभाग 5.4 तक के क्वेश्चन किए थे, आपको ध्यान होगा, जिसमें हमने मानव वहन के तंत्र के घटक बताए थे आपको, जिनका स्थानांतरण कैसे होता है वो बताया था आपको। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। वृक्काणु की संरचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा मनुष्य में मूत्र बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब मूत्र किस प्रकार बनता है ये प्रक्रिया बतानी है हमने, और दूसरा वृक्काणु की संरचना। अब वैसे वृक्काणु क्या होता है? वृक्काणु जो है वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है? वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई वृक्काणु होती है। लिख लेते हैं इसको भी हम। क्या पढ़ पा रहे हैं आप? वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। हम क्या ग्राम बना लेते हैं यहाँ। अब देखिए, हमने यहाँ पर आपके पास ये नेफ्रॉन का वृक्काणु का चित्र बनाया है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि वृक्काणु जो है वो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और प्रत्येक वृक्क में, अब आपको क्या ध्यान रखना, वृक्क वृक्क जो है वो बड़ा यूनिट है और वृक्काणु उसके भाग हैं। ठीक है ना। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख के करीब वृक्काणु होते हैं। लगभग कितने वृक्काणु होते हैं? ऐसी ऐसी 10 यूनिट्स होती हैं एक वृक्क वृक्क में। ठीक है। इनका काम क्या होता है? निस्यंदन करना। अब आपको यहाँ निस्यंदन शब्द अगर थोड़ा सा अटपटा लगे तो इसका नाम हम इंग्लिश में बोलेंगे, जल्दी समझ में आएगा। फिल्ट्रेशन इसका काम होता है। क्या काम होता है इसका? फिल्ट्रेशन। हमने क्या कहा? प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख के करीब निस्यंदन एकक होते हैं, जिन्हें हम वृक्काणु कहते हैं। ये सारा वृक्काणु है। ठीक है। तो हम बाद में फिर आपको लिख के ही बताएंगे। प्रत्येक वृक्काणु में एक कप के आकार की संरचना होती है। देखो, आपको ये नजर आ रही होगी, ये कप के आकार की संरचना है। इसे हम क्या बोलते हैं? मन मन संपुट। क्या बोलते हैं? सूर्य के कीप के आकार की संरचना को ओमन संपुट। ओमन संपुट में अभी आपको ये रेड कलर की, जो मैरून कलर की नजर आ रही हैं कोशिकाएं, इनका गुच्छा, इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? केशिका। ठीक है। आपने क्या ध्यान रखना, अभी क्या बताया मैंने आपको, रिपीट इसलिए कर रहा हूं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख के लगभग निस्यंदन एकक होते हैं, जिन्हें हम वृक्काणु कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या बताया? प्रत्येक वृक्काणु में एक, आपको ये नजर आ रही है कप के आकार की संरचना, ये कप के आकार की संरचना होती है, जिसे हम वोमन संपुट कहते हैं। और उसके बाद क्या बताया? वोमन संपुट में एक केशिकाओं का जाल होता है, गुच्छा होता है, इसे हम केशिका गुच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? केशिका। और उसके बाद क्या है? वोमन संपुट का आपको येलो कलर की यहाँ ये नजर आ रही है कोशिका, देखो सारे में जा रही है नीचे को। ठीक है। जो येलो कलर की ये नलिका है, ये नलिका यानी कि वोमन संपुट से एक नलिका के आकार की संरचना निकलती है। यह नलिका कुंडलित नलिका कहलाती है। ये कुंडलित नलिका, इसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? समीपस्थ कुंडली नलिका। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और आपको उसमें भी समझा देता हूँ कि इसको वहाँ पीसीटीसी क्यों बोलते हैं, पीसीटी क्यों बोलते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका। और इसका अगर इंग्लिश का नाम देखा जाए तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है ये। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है।
PCT, इसलिए इसे हम यहाँ हमारी किताबों में इसको PCT शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बताया हमने? वोमन संपुट के निचले हिस्से से एक कुंडलित नलिका निकलती है जिसे हम PCT कहते हैं। यह नलिका यू के आकार की होती है। देखो ये आपको नजर आ रही है येलो नलिका, ये यू के आकार की नलिका है। इस नलिका को हम हेनरी का लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेनले का। ठीक है, यू के आकार की संरचना है, इसे हम हेनरे का लूप कहते हैं। हेनरे का लूप एक और कुंडलित संरचना बनाता है। ये जो है कुंडलित संरचना बन रही है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। क्या बोलते हैं इसको हम? ये जो यहाँ पे ये गुच्छा सा बन रहा, यहाँ इसकी एरो यहाँ कर देता हूं मैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और इसको हम शॉर्ट में DCT बोल देते हैं। ठीक है ना, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब। हो गया? क्या बताया हमने? यहाँ पर जो ये हेनरे का लूप है, एक और ये कुंडलित नलिका बनाते हैं जिसे हम DCT बोलते हैं, और यह वाहिनी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है ये? वाहिनी में जाकर ये मिलती है। ये जो आपको येलो कलर की पूरी, इसको हम कलेक्टिव जो होती है वो बोल सकते हैं, संग्राहक वाहिका। क्या बोल सकते हैं इसको हम? संग्राहक, यानी कि संग्रहण करने वाली, इकट्ठा करने वाली, संग्राहक वाहिनी। दोस्तों आपको ये क्या ध्यान रखना है, कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में जरा आसान लगते हैं और हिंदी में थोड़े से वो टफ नजर आते हैं। ठीक है ना? और आपको ये वाली जो नलिका नजर आ रही है, ये है क्या? इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये निस्संदन हटा के यहाँ से, ये वृक्क शिरा की शाखा है। ये वृक्क में शिरा आती है, की शाखा है, उसका भाग है ये। अब शिरा आती है, धमनियां भी आती होंगी। ठीक है ना? ये वाला हिस्सा यहाँ एरो से यहाँ दिखा देता हूँ, ये हमारे पास वृक्क धमनी का, धमनी की शाखा है। यहाँ की आना था, वृक्क धमनी की शाखा है। ठीक है, आपको ध्यान में आ गया होगा। ये इसके पार्ट हो गए, इसकी संरचना होगी। ठीक है ना? आपको ध्यान में आ गया ना सारी संरचना किस प्रकार हुई है। अब देखो यहाँ इसकी कार्यविधि क्या है, संरचना भी लिख देंगे नीचे अभी, फिर उसके बाद कार्यविधि आप देखिए। अब यहाँ कार्यविधि में क्या आएगा? वृक्क है, धमनी रक्त को वोमन संपुट में, यहाँ से धमनी रक्त को यहाँ से आ रहा है, ये वोमन संपुट में आता है। ये यहाँ पर केशिकाओं का एक गुच्छ बना हुआ है जो अभी बताया मैंने आपको। यहाँ पर रक्त को छानने का काम होता है। क्या काम होता है यहाँ से रक्त को? इसमें जो है रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें मैंने सर्कल लगाया, इसको हटा देता हूँ सर्कल को, फिर फिगर खराब हो जाती है। ठीक है, क्या काम करता है ये? यहाँ पर रक्त को छानने का काम होता है। और जो स्टार्टिंग में या छानने में क्या होता है, इसमें से जो हमारे अमीनो अम्ल हैं, ग्लूकोस हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, वो यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में इसमें जल भी होता है, वो यहाँ पर छाना जाता है। इसमें से कुछ कोष और क्रिया भी होता है। जैसे जैसे ये स्पंदन यहाँ से छन के इस ये मटेरियल नीचे इस हेनरी के लूप में से निकलता है, जैसे जैसे इसमें से क्रॉस होगा, इसका दोबारा यहाँ पर जो है ये निस्संदन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ होते हैं, तो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के लिए, वो दोबारा रक्त कोशिकाओं द्वारा अवशोषित। ठीक है, रक्त कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए। और उसके बाद क्या होता है, अधिक पानी, जितना फालतू हमारे यहाँ पानी है, यूरिया है या दूसरे भी खाल बेकार के पदार्थ हैं, वो सारे यहाँ पर हमारे पास मूत्राशय में मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। संग्राहक वाहिका के द्वारा यहाँ से वो सब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ कि जो वृक्क धमनी है, यहाँ से रक्त आएगा, यहाँ केशिका गुच्छ है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, प्रारंभिक जो छानने की क्रिया है वो यहाँ पर होती है। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो शरीर जो है रोक लेता है, शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। और जब ये छना हुआ पदार्थ इस ये येलो कलर की आपको ट्यूब में से गुजरेगा, ये हेनरी का लूप है, इसमें दोबारा जो अवशोषण का काम होता है, जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, वो यहाँ से दोबारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और बचा हुआ मटेरियल जिसमें फालतू पानी,
या और वेस्ट मटेरियल है, तो यहाँ से मूत्राशय में चला जाता है और मूत्राशय से मूत्र के रूप में फिर से बाहर निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर ध्यान से करना है, ये हर बार क्वेश्चन में आता है। 2017 में भी आया था, तीनों कोडों में, 18 में भी आया था, ये 23 में भी आया था, ये पीछे जो पेपर हुए उनमें भी आया था। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है इस बार भी जरूर पेपरों में आएगा, तो आपने इसको ध्यान से करना है। जितना कुछ मैंने बोला वो मैं सारा एक बार यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ, क्योंकि अगर आपने नोट करना है, दोबारा दोबारा पढ़ना है, तो आप उसको वहाँ देख सकते हैं। देखिए सब मैंने यहाँ लिख भी दिया। वृक्काणु की संरचना। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख निस्यंदन एकक होते हैं, जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक वृक्काणु में एक कप के आकार की संरचना होती है, जिसे हम वन संपुट कहते हैं। वन संपुट में केशिकाओं का एक जाल होता है, जिसे केशिका बोलते हैं। ये मैंने आपको चित्र में भी दोनों पर बताई थी। उसके बाद क्या कहते हैं, वोमन संपुट से एक नलिका के आकार की संरचना निकलती है। यह नलिका कुंडलित नलिका पीसीटी कहलाती है। मैंने यहाँ पर वो समीपस्थ और दूरस्थ नहीं लिखा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, यह नलिका यू के आकार की संरचना बनाती है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। आपको येलो कलर का दिखाया था वहां। हेनले का लूप एक और कुंडलित संरचना बनाता है, जिसे हम डीसीटी बोलते हैं। अब डीसीटी का मैंने फुल फॉर्म भी बताई थी आपको, दूरस्थ कुंडलित नलिका, है ना। दूरस्थ कुंडलित नलिका जो आपको लास्ट में संग्राहक वाहिका के पास बताई थी, यह वाहिनी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है ये? वाहिनी में, ठीक है ना, वहां वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। अब कार्यविधि देखो कैसे काम करता है ये। वृक्क द्वारा रक्त को कोमन संपुट में केशिका गुच्छ में लेकर आती है। यहाँ रक्त को छानने का काम होता है। निस्यंदन की प्रारंभिक अवस्था में जब पहली फिल्ट्रेशन होती है, पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल हैं, लवण है, आयन है, और प्रचुर मात्रा में इसके अंदर जल होता है। इसमें कुछ ग्लूकोज और यूरिया भी होता है। जैसे जैसे निस्यंदन कुंडलित नलिका में से निकलता है, जो आपको यू के आकार की संरचना बताई है, और हेनरी के लूप से गुजरता है, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, कुछ तो उपयोगी पदार्थ होते हैं, उनका दोबारा अवशोषण कर लिया जाता है। और जो मटेरियल बच गया, फालतू पानी है, पिया है और वेस्ट मटेरियल, वो सारा मूत्राशय में चला जाता है और मूत्र के रूप में फिर से बाहर आ जाता है। दोस्तों ये नेफ्रॉन की संरचना यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है, कार्यविधि होगी। और मूत्र का निर्माण किस प्रकार हुआ, सारा छन्ने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा वो मूत्र से बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न देखो, उत्सर्जी उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? अब पादपों में और पौधों में दोनों में अंतर होता है। सॉरी, मनुष्य में और पौधों में दोनों में अंतर है, वो अलग अलग प्रकार से उत्सर्जन करते हैं। तो ये प्रश्न भी 2017 में भी पेपर में आया था। ये प्रश्न 2022 में भी पेपर में आया, 22 के तो सभी सेटों में आया था, और मुझे उम्मीद है कि ये शायद इस साल पेपर में आ जाए। तो आपने इसको भी ध्यान पूर्वक करना। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो पौधे होते हैं दोस्तों, पौधों का उत्सर्जन का तरीका मनुष्य से, जंतुओं से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। जंतुओं से इनके उत्सर्जन का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, क्या क्या उत्सर्जित पदार्थ होते हैं पादपों में? कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार ऑक्सीजन भी होते हैं। रात्रि को आप जो उत्सर्जित पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन में उत्सर्जित पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन होता है। जल है, पानी भी उनका उत्सर्जित पदार्थ होता है, जो वेपर्स बन के निकल जाते हैं। रेजिन है, गोंद है, ठीक है ना। और उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं? तो पीले पत्ते हो जाते हैं या मृत छाल हो जाती है, ये सब उत्सर्जित पदार्थ हैं, और पौधे इनको समय समय पर अपने से अलग करते रहते हैं, ठीक है। इसकी प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इनमें क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और उपयोग करके ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। दिन के समय तो ये काम होता है। और ये सारा पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। जबकि रात्रि को क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और वैसे उसमें कारण क्या होता है कि रात्रि को ये O2 का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को
उत्सर्जित करते हैं। ठीक, फिर जल को कैसे निकालते हैं पादप? अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो पादप के वेस्ट मटेरियल और हैं, रेजिन और गोंद, इन सब को भी पुराने जाइलम उत्तक के रूप में एकत्रित करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं पादप, जिनको पादप जो हैं मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। क्या बताया मैंने आपको? ऐसे पदार्थ भी होते हैं पादपों के पास, जिनको वो मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। अब लिख लेते हैं। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। पादपों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, रेजिन तथा गोंद उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। उत्सर्जी उत्पाद जो इनके लिए वेस्ट मटेरियल होते हैं। अब इनको कैसे कैसे बाहर निकालते हैं, देखिए। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। ये एक प्रक्रिया कब होती है? दिन के समय। जबकि रात्रि के समय पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 ऐसे लिखना है, एक व्यर्थ पदार्थ होता है, तो रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। उसके बाद देखिए, पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में छोड़ देते हैं। पादप व्यर्थ पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन के रूप में पुराने जाइलम उत्तक के रूप में एकत्रित कर देते हैं। और चौथा काम क्या होता है? पादप कुछ व्यर्थ पदार्थों को आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं। पौधों की जो है वेस्ट मटेरियल है मिट्टी में, वो अपने आप छोड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है पादप जो है उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा आसानी से पा लेते हैं। मात्रा का नियमन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अब मूत्र कैसे बनता है? मतलब नियमन मैंने बताना है कि कितना मूत्र बनेगा, किस हिसाब से बनेगा। इसका सिंपल सा आंसर आपको क्या याद रखना है कि देखिए, गर्मियों में गर्मी ज्यादा होने के कारण हमारे शरीर से पसीना निकलता है। ठीक है, और पसीना निकलने के कारण जो बहुत सारी मात्रा है पानी की, वो पसीने द्वारा बाहर आ जाती है। तो आपने कभी महसूस भी किया होगा कि गर्मी के दिनों में बाथरूम जरा कम आता है। ठीक है, बल्कि सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में इससे विपरीत होता है। ठीक, पानी जो हम पीते हैं, पसीना तो आता नहीं, में हमारे शरीर से मूत्र की मात्रा का निर्माण अधिक होता है और हमें बाथरूम बार बार जाना पड़ता है। ठीक है ना? बहुत सारा पानी गर्मियों में तो पसीने से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक, अब इससे मूत्र में पानी को कम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा एक निश्चित मात्रा अंदर संचित रहती है। ठीक है ना? और वो पानी का जो निश्चित मात्रा है, वो अब गर्मी और सर्दी के हिसाब से दोनों समय में बराबर रहती है शरीर के अंदर। गर्मियों में पसीने से बाहर निकल जाती है, तो बाथरूम में कम कर देता है अब शरीर। अब सर्दियों में पसीना नहीं आता, तो जो पानी की मात्रा है शरीर से निकालने के लिए, बाथरूम ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? सर्दियों में बाथरूम इसीलिए जो है आपको महसूस होता होगा, बार बार जाना पड़ता है। गर्मी में बाथरूम थोड़ा कम जाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, मनुष्य द्वारा पिया जाने वाला पानी व शरीर द्वारा अवशोषण पर मूत्र की मात्रा निर्भर करती है। अवशोषण यहाँ पर यह है कि शरीर जो है, जैसे हमने आपको वृक्काणु की संरचना बताई है कि वहां पर अतिरिक्त कुछ जल जो है अवशोषित भी कर लिया जाता है। तो इसी के ऊपर निर्भर करता है कि वृक्क ने कितना पानी जो है वापिस अवशोषित किया और कितना पानी हमने इनटेक किया। कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। हार्मोन हमारे शरीर में ऐसे भी होते हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए, जब हमारे शरीर में यूरिया और यूरिक अम्ल ज्यादा हो जाए, तो उसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः मूत्र अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में शरीर की सतह से बहुत सारा पानी पसीने के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। इससे मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, बाथरूम कम आएगा, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के अंदर एक लेवल पे रहना चाहिए। शरीर में जो हार्मोन होते हैं, वो अपने आप उस पानी को कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे पानी बाथरूम जो है कम या ज्यादा हो जाता है। सर्दियों में क्या होता है? पसीना नहीं आता, और यदि हम पानी अधिक पीते हैं, तो रक्त का सही संगठन बनाए रखने के लिए इसके अधिक उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। अगर पानी हमने ज्यादा पी लिया, तो रक्त में तो पानी उतना ही चाहिए, बॉडी में तो पानी उतना ही चाहिए, तो इसका पानी, फालतू पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। रक्त द्वारा पानी का पुनः अवशोषण नहीं होता। तो अवशोषण मैंने आपको अभी DCT और PCT में बताया था, वहां पे अवशोषण नहीं होगा, अपितु वृक्क
से मूत्र के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, इससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा सर्दियों में मूत्र की मात्रा क्यों बढ़ती है और गर्मियों में मूत्र की मात्रा क्यों घटती है। इसी के आधार पर मानव शरीर में मूत्र बनने की मात्रा का नियमन होता है। तो दोस्तों ये आज हमारे अनुभाग के प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। हम अगली वीडियो में आपको अभ्यास के प्रश्न हल करवाएंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।